नमस्कार दोस्तों। मैप के इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो वर्तमान हमारी दुनिया है, आज से करोड़ों वर्ष पहले दुनिया ऐसा नहीं था। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक के साथ मैप के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट वीडियो का पहला टेक्निकल पार्ट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैप में आप अगर देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह लाइन ऑफ इक्वेटर जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, विश्व का शक्तिशाली देश अभी भी अमेरिका है। तो हम लोग इस कहानी को, इस जर्नी को, मैप के इस जर्नी को अमेरिका से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमेरिका सब जैसे ही आपके मन में आता होगा, आपके मन में दो चीजें आती होंगी। सबसे पहले तो एक आता होगा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा साउथ अमेरिका। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता होगा वह आता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका मींस यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए सुपर पावर है। आज के इस सीरीज में हम लोग यूएसए के सुपर पावर की जर्नी को भी देखेंगे, किस तरह से यूएसए ने सुपर पावर के स्टेटस को प्राप्त किया है। और साथ ही साथ अमेरिका से एक शब्द और आपके मन में आता होगा, अमेरिका, एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका। पेपर में पढ़ते होंगे जो एंग्लो अमेरिका होता है, लैटिन अमेरिका होता है, ये क्या है? तो हम लोग आज इसको भी क्लियर करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग एक पक्ष को और यहां पे देखना देखेंगे। आखिर अमेरिका जो है, अमेरिका ने इस अलास्का को, यह अलास्का कभी रसिया का भाग हुआ करता था, अमेरिका ने इस अलास्का को रसिया से क्यों खरीदा? और अगर यह खरीदा है, अमेरिका बोल रहे हैं तो यहां पे समझिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात कर रहे हैं। और अमेरिका ने अगर इसको परचेज किया है तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नाफा है और क्या नुकसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए अमेरिका एज ए कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, दो पार्ट में है। एक नॉर्थ अमेरिका है और दूसरा साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर आपने जो सुना होगा एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका। एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका का जो यह क्लासिफिकेशन है, यह भाषा के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंग्लो अमेरिका, ध्यान रखना है, कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। और लैटिन अमेरिकन, आप सुनते होंगे लैटिन अमेरिकन है और ये एंग्लो अमेरिकन है। तो एंग्लो अमेरिकन, आंग्ल अमेरिकन, बेसिकली अमेरिका के वैसे देश को कहा जाता है जहां मेजोरिटी पॉपुलेशन, अधिकांश जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलती है। और इसके अंतर्गत दो देश आता है, यूएसए और कनाडा। अगर देखा जाए तो आंग्ल अमेरिका का कौन सा भाग है? यूएसए और कनाडा। यह एंग्लो अमेरिकन है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकांश जनसंख्या जो है उसकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। अब आपके मन में आ रहा होगा इसकी लैंग्वेज इंग्लिश क्यों है? तो ऑब्वियस ही बात है, यहां के अधिकांश माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो है वह ब्रिटेन से, यहां मैप दिख रहा होगा, यूके से आए हुए हैं। और ब्रिटेन की जनसंख्या, ब्रिटेन की भाषा की कौन सी है? इंग्लिश। तो इसलिए यूएसए और कनाडा को आंग्ल अमेरिका कहा जाता है। जबकि इसके अलावे जितने कंट्रीज हैं, मैक्सिको है, मिडिल अमेरिका है और साउथ अमेरिका के जितने देश हैं, सभी लैटिन अमेरिकन हैं। अब यह लैटिन अमेरिकन क्यों है? क्योंकि इन देशों की जो जनसंख्या है, इसको आपको जानना चाहिए, ये सभी यूरोपीय देश, यूरोप के अलग अलग देशों से आए हुए हैं। यूरोप के अलग अलग देशों से क्या आए हुए हैं? आपके मन में लग रहा होगा जो इंग्लिश तो यूरोप की जनसंख्या, नहीं, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। इंग्लिश केवल ब्रिटेन की जनसंख्या है और यूरोप की जनसंख्या, इंग्लिश केवल ब्रिटेन की भाषा है।
यूरोप की भाषा है लैटिन। लैटिन फैमिली एक भाषा परिवार है, इसमें बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, उर्दू है, सभी आर्य भाषा परिवार के सदस्य हैं। ठीक उसी तरह से यूरोप की अलग अलग भाषाओं को लैटिन भाषा कहा जाता है, और इसमें आता है स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, इटालियन, जर्मनी, अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं। और इन सभी देशों में यही यूरोपियन जनसंख्या है जो लैटिन भाषा बोलते हैं, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं और इसे आंग्ल अमेरिका कहते हैं। अमेरिका का यह विभाजन आंग्ल अमेरिका और लैटिन अमेरिका में जो डिवीजन है उसका आधार, एकमात्र आधार है भाषा। लेकिन इसके प्रभाव हैं, क्या प्रभाव है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाला देश, दो देश है, यूएसए और कनाडा, जो एंग्लो अमेरिका का पार्ट है। जबकि जितने भी देश हैं, मैक्सिको से लेकर के नीचे साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना तक, सभी कौन से हैं? लैटिन अमेरिकन। मींस यूरोप के अलग अलग देशों से आए हुए जनसंख्या यहां अधिवासित हुए हैं और उनकी भाषा है। कहीं फ्रेंच है तो कहीं पुर्तगीज है, कहीं इटालियन है तो कहीं जर्मन है। अब केवल भाषा का ही अंतर नहीं है, इस भाषा के अंतर के साथ साथ अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें भी अंतर है। जैसे आप देखेंगे, क्योंकि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यूएसए और कनाडा में लोकतांत्रिक प्रभाव है। जबकि इधर के देशों में देखेंगे, लोकतंत्र है भी तो आंशिक रूप से है, और इन सब देशों में कम्युनिज्म, साम्यवाद का प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वह वेनेजुएला है या ब्राजील है। चलिए इस पे हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे किसी और सेक्शन में। लेकिन यहां पे दो चीजों को समझना हमें चाहिए। आखिर आंग्ल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ही अधिक विकसित क्यों है और लैटिन अमेरिकन कंट्री का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि यूएसए और कनाडा का विकास हुआ? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं यही डिस्कस करना चाहूंगा। ईसाई कम्युनिटी में भी दो तरह के संप्रदाय होते हैं, दो तरह के कम्युनिटीज होते हैं ईसाई रिलीजन में भी। एक होता है कैथोलिक, दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और दूसरा होते हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो होते हैं उनके ऊपर कैथोलिक चर्च का प्रभाव होता है, जो इनके ऊपर धार्मिक विश्वास, जो रिलीजियस बिलीफ्स है, उसका प्रभाव अधिक होता है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन भाषा है, लैटिन भाषा है, उनके ऊपर कैथोलिक धार्मिक बिलीफ्स, जो रिलीजियस बिलीफ्स है, उसका प्रभाव है। जबकि प्रोटेस्टेंट प्रगतिशील विचार के होते हैं, प्रोग्रेसिव विचार के होते हैं। और ये जो एंग्लो अमेरिकन है, यूएसए और कनाडा के लोग हैं, उसमें मैक्सिमम जो है वह प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के, जो नवीनतम मान्यताओं को, वैज्ञानिक मान्यताओं को इजिली अडॉप्ट करते हैं, तेजी से स्वीकार करते हैं, और धार्मिक बिलीफ्स को के स्थान पे साइंटिफिक चीजों को अधिक प्रायोरिटी देते हैं। जबकि इधर के जो देश हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पे धार्मिक बिलीफ्स का प्रभाव अधिक रहा है। यह भी एक कारण रहा इसके पिछड़े होने का और इसके डेवलप होने का। इसके अलावे और बहुत सारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण हैं, जिसको हम लोग किसी और सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगर यहां करेंगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पहले हम लोग छोटे छोटे चीजों पे डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा था अमेरिका की अगर बात करें तो आपके मन में अमेरिका शब्द से ही आता होगा, सबसे पहले स्ट्राइक करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चलिए इस जर्नी को हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही प्रारंभ करेंगे, यूएसए से ही प्रारंभ करते हैं। यूएसए को अगर देखा जाए तो यूएसए में टोटल 50 देश, राज्य हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल राज्यों की संख्या 50 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो 50 स्टेट है, उस 50 स्टेट में से
49वां स्टेट अलास्का के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग इसका तुलना करते हैं भारत के साथ। भारत की व्यवस्था और अमेरिका की व्यवस्था। बार बार भारत और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका विश्व का सबसे प्रभावी लोकतंत्र है। तो क्या सिमिलरिटी है भारत और अमेरिका में? थोड़ा सा मैं इसके पॉलिटिकल सिस्टम को, जो आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, जैसे हमारे यहां भारत में जो शासन व्यवस्था है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ध्यान रखना संसदीय शासन व्यवस्था है। यह संसदीय शासन व्यवस्था अमेरिका में नहीं है, लेकिन अमेरिका में लोकतंत्र है। यह संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है। लेकिन इस संसदीय शासन व्यवस्था में जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जो पार्लियामेंट है इसका निर्माण, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से होता है। तो चूंकि हमारे यहां भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, तो भारत के पार्लियामेंट को, भारत के संसद को अमेरिका में क्या कहा जाएगा? तो अमेरिका में इसे कहा जाता है कांग्रेस। जो भारत में पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका नाम अमेरिका में क्या है, यूएसए में क्या है? कांग्रेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। भारत में जो लोकसभा है, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, अमेरिका में वह है द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या है वह? द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो निम्न सदन है। भारत में जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, अमेरिका में वह है द सीनेट। आपने नाम सुना होगा, द सीनेट क्या है? फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत और अमेरिका में क्या डिफरेंस है? भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किससे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, हम लोग जानते हैं। और किस राज्य से कितने सदस्य होंगे, यह किस आधार पर तय होता है? तो इसका आधार है जनसंख्या। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उससे लोकसभा के सदस्य उतने ही अधिक होते हैं। इसलिए कहा जाता है दिल्ली जाने का रास्ता यूपी और बिहार से जाता है ना? ठीक उसी तरह से अमेरिका में भी द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों का चुनाव और उसकी संख्या जनसंख्या के आधार पर होती है, और इसका भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हम लोग कभी पॉलिटिकल सिस्टम में और डिटेल्स देखेंगे तो इसमें कैसे अधिक डेमोक्रेटिक फॉर्म है हमारे देश की तुलना में। फिर जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, हमारे यहां डायरेक्ट नहीं होता। क्या आपने कभी राज्यसभा के सदस्य के लिए वोट डाला है? नहीं डाला है। यह अप्रत्यक्ष रूप से होता। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसकी भी संख्या, इसके भी नंबर्स किससे तय होता है? जनसंख्या से तय होता है, पॉपुलेशन से तय होता है। हमारे यहां किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, यह कौन तय करता है? इसकी संख्या कितनी होगी, जनसंख्या तय करता है। अब यहां पे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। जो सीनेट के मेंबर होंगे, इसकी संख्या फिक्स है, 2 सदस्य फ्रॉम ईच स्टेट। यह डिफरेंस है हमारे सिस्टम में और अमेरिका के सिस्टम। कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य एक राज्य से आएंगे। टोटल सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। क्योंकि 50 राज्य है तो 50 इंटू 2 इक्वल टू 100। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में और अमेरिका के सिस्टम में कुछ समानता भी है और कुछ विविधता भी है। पॉलिटी वाले टॉपिक में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आइए देखते हैं यह अलास्का की कहानी क्या है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अलास्का का अगर आप मैप देखेंगे अमेरिका के साथ, जो इसके मैप हैं, तो कुछ आपको इस तरह से मैप दिखेगा। यह है अलास्का। इस अलास्का की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस अलास्का को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रसिया से परचेज किया। अगर यह अलास्का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास नहीं होता तो आज के डेट में अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस होता। लेकिन आपको पता है जिस समय यह अमेरिका परचेज कर रहा था
उस समय अमेरिका के लोगों के द्वारा इसका काफी विरोध हुआ था, काफी इसका विरोध का सामना करना पड़ा था वहां की सरकार को, क्योंकि उस समय वहां पे घरेलू सिविल वार चल रहे थे, घरेलू युद्ध हो रहे थे और बहुत सारी चीजें थी, और कहा जा रहा था इतना एक्सपेंस करने की क्या जरूरत है। लेकिन आज के डेट में यह अलास्का जो है अमेरिका के भू सामरिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, और इसी अलास्का के वजह से अमेरिका एशिया को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है। और इतना ही नहीं, जिस समय यह अलास्का बेचा जा रहा था उस समय किसी को नहीं पता था तो यह इस अलास्का के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे, और इस आर्कटिक ओशियन के क्षेत्र में भी तरह तरह के मिनरल्स और खनिज होंगे। और इसी अलास्का के कारण अमेरिका आर्कटिक ओशियन के क्षेत्र पर भी अपना प्रभुत्व बनाया है, और आर्कटिक काउंसिल जो आर्कटिक सदस्य है, आर्कटिक ट्रीटी सिस्टम, उसके मेंबर के रूप में। आइए देखते हैं क्या है, क्यों अमेरिका और इसके बारे में इस तरह की चीजें हो रही थी। यहां मैंने दिया है अलास्का को रूस ने क्यों अमेरिका को बेचा। इसके पीछे छोटी सी कहानी है। फर्स्ट टाइम 1741 में रूस के जार के द्वारा, रूस के शासक को जार कहा जाता है, जॉर्ज बेरिंग, बेरिंग स्ट्रीट आपने देखा होगा, मैप में पढ़ा होगा, यह बेरिंग स्ट्रीट जो है, यह बेरिंग स्ट्रीट की खोज जॉर्ज बेरिंग के द्वारा की गई थी। यह बेरिंग स्ट्रीट है, आप देख पा रहे होंगे यहां पे, बेरिंग जल संधि, जो रूस के अलास्का को अमेरिका के अलास्का से अलग करता है। इस बेरिंग के नेतृत्व में अलास्का के खोज के लिए भेजा गया था। अलास्का को भेजा गया तो देखा गया अलास्का में है, चीजें हैं, लेकिन बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट है, आप देख पा रहे होंगे, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र पे नियंत्रण के लिए रूस ने 1799 में वहां एक कंपनी खोली, 1799 में एक कंपनी खोली। अब मामला खराब हो गया कब, जब चूंकि ये मैप पे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में है, उस समय टेक्नोलॉजी उतने डेवलप नहीं थे, इस क्षेत्र में कोई काम करना नहीं चाह रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार क्षेत्र में काम नहीं करना चाह रहा था कोई, क्योंकि चीजें सही नहीं थी। तो बाय फोर्स आंतरिक भाग से, इंटरलैंड एरिया से बाय फोर्स रसिया के द्वारा यहां पे भेजा गया। लेकिन कंपनी को हो गया लॉस। कंपनी को जब लॉस हो गया तो कहा गया जो अब इस पे जो है बहुत कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे रूस ने बहुत दूरदर्शी दृष्टिकोण को नहीं अपनाया, और साथ ही साथ एक मामला और था रूस के साथ, क्योंकि यूरोप साइड से आक्रमण हो रहा था, तो इस साइड से भी आक्रमण रूस पे हो सकते थे, इसलिए लाभ भी नहीं मिल रहा था। तो रूस ने तय किया तो इसको चलो बेच दिया जाए। किसको बेच दिया जाए? अमेरिका को बेच दिया जाए। रूस ने अलास्का को 1867 में बेच दिया। कितना में? 30 मार्च 1867 को मात्र $7.2 मिलियन में अलास्का को बेच दिया, जो अभी अलास्का जो है अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट भू सामरिक केंद्र बिंदु ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक संप्रभुता को निर्धारित करने वाला क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। कितने में खरीदा था? मात्र $7.2 मिलियन। और उस समय अमेरिका में तत्कालीन वहां के लोगों के द्वारा इसका काफी विरोध हुआ था। आखिर क्यों अमेरिका खरीद रहा है, क्यों यूजलेस पैसे को खर्च कर रहा है। लेकिन अमेरिका अगर नहीं खरीदा होता तो आज आर्कटिक ओशियन में आर्कटिक काउंसिल का अमेरिका सदस्य नहीं होता। आर्कटिक के संसाधन का, आर्कटिक ओशियन के जो खनिज हैं उसके उपयोग का अधिकारी अमेरिका नहीं होता। और रसिया को इस बात का हमेशा से मलाल रहा है जो आखिर जॉर्ज ने क्यों बेच दिया था उसको। तो इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने यहां लिखा है, जो गोल्ड सॉइल गैस का विशाल भंडार का अनुमान था। अमेरिका को भी उस समय से खरीदने पर काफी आलोचना हुई थी। अमेरिका को भी नहीं पता था तो इसके इतने फायदे हैं और इसका इतना लाभ मिलेगा। तो ये अलास्का की छोटी सी कहानी थी जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसी अलास्का के कारण अमेरिका आज अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम का मेंबर है और आर्कटिक ओशियन के संसाधनों के उपयोग के लिए वह संवैधानिक रूप से अधिकारी है, क्योंकि आर्कटिक ओशियन है और आर्कटिक ट्रीटी सिस्टम का अमेरिका क्या है? मेंबर है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग
अलास्का की कहानी देखें अमेरिका के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सेक्शन को, जैसे हवाई द्वीप है, और फिर इसके साथ साथ अमेरिका के भौतिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और सुधार चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।